हे दोस्तों, तो आज हम करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के प्रीवियस जो बचे क्वेश्चन हैं उसको। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टेक्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। इसका मतलब क्या है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे, मतलब जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था, उन लोगों ने कैसे स्टेप्स लिए ताकि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बना दिया जा सके। अगर कलेक्टिव आइडेंटिटी आपको नहीं समझता है तो आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे समझो हमारा देश है, हमारा इंडिया जो है, उधर एक आदमी है। अब क्या हुआ, दूसरे देश से या दूसरे कंट्री से एक आदमी आता है और हमारे उस आदमी को मारता है। अगर उस आदमी को मारेगा वो, तो हम क्या करेंगे, हम उसे डिफेंड करेंगे और जो दूसरा आदमी रहेगा उसे ही हम मारपीट के भगा देंगे उसके देश में। अब देखो, जो सामने वाला आदमी था इंडिया का, उसे हम जानते नहीं थे तो भी हमने इसे बचा लिया। क्यों बचाया? क्योंकि हमारे अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जैसा है, हम सबको इक्वल मानते हैं। हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं हम सबको एक समान देखते हैं। तो इसलिए ऐसी कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच पीपल के अंदर लाने के लिए, फ्रेंच पीपल जो थे उनके अंदर एकता की भावना लाने के लिए कि ये हमारा देश है, हमको अपने देश पे रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब भावना लाने के लिए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, ये हमें पूछा गया है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड। तो जैसे कि हम अपनी भारत को क्या बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं। भारत में क्या बोलते हैं, भारत माता जैसा रिस्पेक्ट देते हैं। वैसे ही इन लोग ने बोला कि फ्रांस हमारे पिता है, हमें इन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मतलब जो कंट्री है हम उन्हें पिता के समान मानते हैं। ली सिटियन द सिटीजन्स। तो क्या होता था, सिटीजन्स को क्या बोला गया है कि जो सिटीजन्स रहेंगे इस कंट्री के, वो सब एक ही कम्युनिटी बोल सकते हैं। अलग अलग जो कम्युनिटी है, जितने भी सिटीजन्स रहेंगे सब इक्वल रहेंगे, सब लोग सेम राइट्स एंजॉय करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सबके ऊपर सेम लॉ लगेगा। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। पहले क्या होता था कि राजा का जो फ्लैग रहता था उसको बोला जाता था रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग, उसको हटा दिया गया और एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया जो 3 कलर का था, ब्लू, वाइट और रेड। इसको लाया गया ताकि क्या हो, सब लोग देख सकें कि हम इस देश में रहते हैं, जो फ्लैग है उसके साथ रिलेट कर सके। अब उसके बाद द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। पहले क्या हुआ करता था, जो राजा है क्या करता था, वो स्टेट जनरल जब इलेक्ट करता था, मतलब बोल सकते जब वोटिंग का जब काम चलता था उधर, तब क्या होता था, जो राजा है उनके मंत्री जो है वही ये सब पार्ट लेते थे इसमें। लेकिन अब क्या हुआ, जब वोटिंग का पूरा जो काम चलेगा वो क्या होगा, एक्टिव सिटीजन से होगा। जो सिटीजन से उधर के वो डिसाइड करेंगे कि कौन चूज होगा, और इस चीज़ को रीनेम करके नाम दे दिया गया नेशनल असेंबली का। उसके बाद न्यू हेम्स वेर कंपोस्ट, नए क्या किए, राष्ट्रगीत बनाए गए। जैसे जनगण मन हमारा है वैसे ही उधर भी कुछ बनाया गया। उसके बाद ओट्स टेकन, अलग अलग शपथ लिए गए। मातृ को मेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, मतलब कि जो भी शहीद हुए लोग थे उन्हें रिस्पेक्ट दी गई, उन्हें सलाम किया गया। अब देखते हैं आगे हमें क्या दिया है। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन अ टेरिटरी। इसका मतलब क्या है, अब क्या किया गया, पहले क्या होता था कि जो राजा है एक ही टेरिटरी के अंदर अलग अलग लॉ लगा देता था अलग अलग जगह पे। लेकिन क्या हुआ, अब एक यूनिफॉर्म लॉ लगेगा पूरे कंट्री में। एक लॉ जो रहेगा वो पूरे कंट्री में फॉलो होगा, एक पर्टिकुलर जगह पे वो लॉ फॉलो नहीं होगा, पूरे कंट्री में सेम लॉ लगाया जाएगा, ऐसा बोल दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर अबॉलिश्ड। तो जो भी कस्टम ड्यूटीज पहले एक्स्ट्रा लगाई जाती थी उन्हें हटा दिया गया, और जितना भी लोगों का पुराना उधार बाकी था उन्हें माफ़ कर दिया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड। अब क्या किया गया, पहले क्या होता था कि वेट और मेजरमेंट का कुछ स्पेसिफिक सिस्टम नहीं था। तो क्या होता था, अगर समझो पहले एक डजन केले में एक डजन में 12 केले आते थे कुछ जगह पे, तो एक डजन में 3 ही केले आ रहे हैं कुछ जगह पे। तो क्या हुआ, एक ही टेरिटरी में अलग अलग वेट और मेजरमेंट का चक्कर चल रहा था। तो सबको क्या किया गया, इक्वल कर दिया गया कि पूरे कंट्री में एक समान वेट और मेजरमेंट का चक्कर रहेगा। उसके बाद रीजनल डायलेक्ट वेर डिस्करेजेस एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन नेशनल लैंग्वेज। तो सारी लैंग्वेज को डिस्करेज करके एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया उस नेशन का, वो था फ्रेंच लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड वन। अब क्या है, हु वेर मैरिन एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वेर पोर्ट्रेट। तो मैरिन और जर्मेनिया कौन थी वो पूछा गया है, साथ ही साथ इनको बनाया क्यों गया था, क्या रीज़न था कि इनको बनाया गया था। मतलब क्या बोलते हैं, इन लोग क्या
चीज़ हमें सिखाती हैं, ये पूछा गया है। तो देखो, इन 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी आर्टिस्ट रिप्रेजेंट द कंट्री एज इफ दे वेर अ पर्सन। तो क्या हुआ, 18 और 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया, कंट्री को ऐसा रिप्रेजेंट किया जैसे कि वो खुद एक पर्सन की तरह। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या दिया है, नेशन वेयर पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर। जो नेशन था, जो देश था, उसे फीमेल फिगर की तरह दिखाया गया। जैसे हम लोग भारत माता को दिखाते हैं वैसे ही उधर भी नेशन को फीमेल फिगर की तरह दिखाया गया। दैट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ अ नेशन कॉन्क्रीट फिगर। तो क्या हुआ, उसे कॉन्क्रीट फॉर्म बनाया गया। उसके बाद द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ। तो क्या हुआ था, असली में कोई वुमन ऐसे अस्तित्व में नहीं थी। जैसे हम लोग देखते हैं ना भारत माता असली में कोई वुमन है क्या, नहीं है। तो बस क्या किया गया है, सबको इक्वल दिखाने के लिए वो वुमन बनाया गया है कि हम एक देश का पार्ट है, ये दिखाने के लिए वो वुमन बनाया गया है। दस इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मैरियन। फ्रांस में वो जो मूर्ति बनाई गई थी, वो जो पोर्ट्रेट किया गया था एलिगरी, उसे बोला गया था क्रिश्चियन मैरियन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम से। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन। मतलब इसका आइडिया क्या था कि लोगों का देश है, ये देश लोगों का है, लोगों से ही चलेगा। अब आगे देखते हैं। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वेर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो लिबर्टी और इक्वालिटी, रिपब्लिक, ये सब पे बेस्ड थी। द रेड कैप, द ट्राई कलर। तो रेड कैप क्या था, आज़ादी को दिखाता है। जैसे जो फ्रांस में हमने देखा था, जो कैप पहन के स्लेव्स क्या कर रहे थे, स्लेव्स कैप पहन के खड़े थे कि बोल रहे थे हम आज़ाद हो गए। रेड कैप आज़ादी को दिखाता है। और साथ ही साथ द ट्राई कलर दिखाता है कि ये सब क्या है, एक देश के अंदर इक्वल राइट्स मिलती है सबको, सब इक्वल है देश के अंदर। स्टैच्यू ऑफ मैरिन वेर इंस्टॉल्ड इन पब्लिक स्क्वेयर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशन सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। क्या हुआ, जो क्रिश्चियन मैरियन का जो स्टैचू था उसे अलग अलग जगह पे लगाया गया देश में। फ्रांस में अलग अलग जगह पे उन स्टैचू को बनाया गया है। जैसे हम अगर देखें इंडिया में भी कुछ जगह पे भारत माता का स्टैचू बनाया गया है। वो क्या दिखाता है, ये सब ये दर्शाता है कि हम एक देश में रहते हैं, हमारे अंदर यूनिटी है, ये सब चीज़ को वो बताता है, वो परसिवेट करता है। उसके बाद मैरिन इमेज वेर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प टू। जो क्रिश्चियन मैरियन है उनका इमेज को क्या किया गया, कॉइन्स पे, स्टैम्प्स पे भी लगाया गया। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। तो क्या था, जर्मनी का जो एलिगरी था, फीमेल एलिगरी, वो था जर्मेनिया, उनका नाम था जर्मेनिया। जैसे फ्रांस का क्रिश्चियन मैरियन था, जर्मनी का जर्मेनिया था। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वेयर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स बिकॉज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। तो क्या हुआ, जर्मेनिया क्या थी, जर्मनी को जब पोर्ट्रेट किया गया तो उनको कैसे दिखाया गया, उन्हें ऐसा दिखाया गया कि उनके सर पे एक क्राउन है ओक लीव्स का बना हुआ। वो किसको दिखाता है, वो हीरोइज्म को दिखाता है। अब इनके इंपॉर्टेंस देखते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वेर पोर्ट्रेट वॉज टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ देयर नेशन सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद देम। तो क्या हुआ, सबको इक्वालिटी दिखाने के लिए, पीपल एज नेशन दिखाने के लिए, एक नेशनल सिंबल की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए ये एलिगरी बनाई गई थी, जो सबको क्या कर सके, ऐसा दर्शाए कि हम एक ही देश के लोग हैं, हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या दिया है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो जर्मनी कैसे यूनिफाई हुई, अब वो हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर देखते हैं। इन 1848 द मिडिल क्लास जर्मन ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। अब इसका मतलब क्या है, तो 1848 में जैसे जर्मनी में जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई थी और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। जैसे हमने पढ़ा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के राजा के सामने लेके गए थे अपनी जर्मनी को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन उसमें वो फेल हो गए थे। They were however repressed by the combined force of monarchy and the military supported by the large landowner of Prussia। अब क्या हुआ था कि उधर के जो मिडिल क्लास के लोग थे वो सोचे थे कि अगर हम राजा के सामने कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाए और राजा अगर हाँ कर दे तो क्या हो जाएगा, हम लोग की बल्ले बल्ली हो जाएगी, हमको भी आज़ादी मिल जाएगी, राजा भी थोड़ा कर लेगा, राजा भी इस देश में अच्छे से रह पाएगा। लेकिन राजा ने डायरेक्टली क्या कर दिया, मना बोल दिया कि हम क्या करेंगे, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद देखो क्या हुआ, फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया took on the leadership of the movement for national unification। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो उधर का राजा था, जैसे उधर का जो राजा था उसने क्या सोचा कि अभी तो क्या है, मिडिल क्लास के लोग ही सिर्फ आए हैं मुझे रिप्रेस करने, मतलब मुझे हटाने के लिए।
लेकिन अगर क्या हुआ कि सब लोग मिलके मतलब पूरी देश अगर उनके ऊपर हमला कर दी तब क्या होगा? पूरी देश अगर देखो अभी क्या हुआ था, सिर्फ मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड लोग थे वो ही क्या किए थे, आज़ादी पाने की कोशिश कर रहे थे। अगर समझो पुअर सेक्शन भी आ गई तो फिर क्या होगा, इनकी वाट लग जाएगी, क्योंकि देखो पुअर सेक्शन ज़्यादातर मेजॉरिटी में थे पुअर सेक्शन, तो इनकी वाट लग जाएगी। तो क्या हुआ, किंग ने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं ही यूनिफाई कर देता हूँ जर्मनी को। अगर जर्मनी को मैं ही यूनिफाई करूंगा तो क्या होगा, मैं तो किंग रहूंगा और मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया भी हो जाएगा। तो क्या करूंगा, मैं अलग अलग जो भी जर्मनी का जितना भी पार्ट था जहां अलग अलग रूलर रूल करते थे उनको हटा के एक काम करता हूं, मैं खुद ही बन जाता हूं पूरा जगह का लीडर और क्या करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश कर दूंगा, जिससे क्या होगा, सब लोग को देखने लगेंगे और क्या होगा, मेरी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि मैं बच जाऊंगा। क्या होगा, मेरे ऊपर कोई फिर आवाज़ नहीं उठा पाएगा। तो ये सोचिए क्या इन्होंने क्या किया कि अब ये खुद ही यूनिफाई करने चले गए, जर्मनी बनाने चले गए, एक नेशन स्टेट बनाने चले गए, किंग थे उधर के। तो प्रूशिया जो है उसने टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। आपको ये लाइन अभी समझी होगी। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अब क्या हुआ, जो उधर का किंग था उसने ये चीज़ सौंप दिया उसके चीफ मिनिस्टर को, ऑटो वन बिस्मार्क को, कि अब तुम ये यूनिफाई करो बाबा। तो इट चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो क्या हुआ, जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसने क्या किया, प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के साथ ये लड़ाई स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ, उसने 7 साल तक वॉर लड़ी, 3 wars over 7 years, 3 लड़ाई लड़ी गई 7 साल में, विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो क्या हुआ, उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ लड़ाई लड़ी और जगह छुड़ाया थोड़ा थोड़ा और पूरी जर्मनी बना दी। मतलब क्या हुआ, प्रूशियन विक्ट्री हो गई, एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो क्या हुआ, यूनिफाई हो गया, मतलब कि जितना भी पार्ट अलग अलग रूलर के अंडर में था वो छुड़ा लिया और एक जर्मनी बना दिया। उसके बाद ही जर्मनी का फॉर्मेशन हुआ, नहीं तो अलग अलग किंगडम्स में जर्मनी को डिवाइड किया गया था। इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग काइजर विलियम I वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। क्या था, पहले प्रूशिया का नाम दिया जाता था लेकिन अब पूरी जर्मनी बना दी गई थी इन लोगों ने। तब इन्होंने जो केसर विलियम I था उसे जर्मनी का एम्परर बना दिया गया। इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलिस, एक वर्सलिस की सेरेमनी में उन्हें एम्परर बना दिया गया। तो क्या हुआ, इन्होंने ही क्या कर दिया, यूनिफाई कर दिया। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि किसने यूनिफाई किया था तो ऑटो वन बिस्मार्क आप लिखोगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया है, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरी रूल्ड बाय हिम। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसके अंदर जितनी भी टेरिटरी वो रूल करता था उसने क्या इम्प्लीमेंट किया जिससे उधर के लोग थे खुश भी हो गए थे, साथ ही साथ क्या हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत आसान भी कर दिया था। तो क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था उसने, तो नेपोलियन ने सिविल कोड लाया था, द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड। आप ये लिखोगे ना फर्स्ट लाइन जो मैंने दिया है, सिविल कोड ऑफ 1804, इसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। तो क्या हुआ, टीचर को भी अच्छा लगेगा कि इसको सब पता है। ये ऐसा इंट्रो डाल देना, उसके बाद पॉइंट लिखना। अब पॉइंट आपके लिखोगे, 1804 में कुछ रूल्स लागू किए थे नेपोलियन ने, वो क्या थे वो देखना है। नेपोलियनिक कोड डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो क्या हुआ, नेपोलियन ने ऐसा बोल दिया कि पहले क्या होता था, जो राजा के परिवार में जन्म लेता था तो उससे क्या था, पहले से ही बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते थे, और जो पुअर सेक्शन में जन्म लेता था उसे दुख ही दुख सहना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, सब इक्वल रहेंगे, किसी को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलेगा। इन्होंने ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ही एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। उन्होंने क्या किया, लॉ के अंडर सब इक्वल रहेंगे। मतलब क्या होगा, अगर एक लॉ लगाया जाएगा तो सबके लिए वो लॉ रहेगा, ना कि कोई अपर सेक्शन के लिए, लोअर सेक्शन के लिए, सब उस लॉ के अंडर ही काम करेंगे। थर्ड पॉइंट, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड प्रिजन्स फ्रॉम द सर्वडम एंड मैनुअल ड्यूज। अब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को एकदम आसान कर दिया। मतलब क्या होता था, जो सामान इधर उधर होता था वो क्या होगा, एकदम आसानी से होगा, कुछ ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। मतलब क्या होता था, बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं उसको अबॉलिश कर दिया, और पीजेंट्स जो थे उन्हें सर्वडम से बचा लिया, और जितना भी ड्यूज उनका पहले का बाकी था उन्हें माफ़ कर दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेर इम्प्रूव। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी एकदम इम्प्रूव करके रख दिया था इन्होंने। स्टैंडर्ड वेट ला दिया था और मेजरमेंट ला दिया था इन्होंने। क्या हुआ, पूरा स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट पूरे कंट्री में चलेगा।
जैसे कि हमने केले वाला एग्जाम्पल देखा था पहले। तो बस इतना ही था हमारा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर हम लोग ने ख़त्म कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन समझा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।